हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद सुनील। दोस्तों, आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे कि बिहार सब इंस्पेक्टर है, रेलवे, एएलपी और अन्य सभी स्टेट एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 5000 प्लस का सेशन लाए हैं, जिसमें कुल आपको 100 से प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पर सेट में 50 क्वेश्चन हैं। और इसका आपको मैं फुल डिस्कशन कराने वाला हूं, जिसमें आपको लगभग इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन से आपको 20 से 25,000 क्वेश्चन के बराबर लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जो भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ कब दिया गया था? तो इसको दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। दोस्तों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। पहले पुर्तगाल भारत आने वाले थे वास्को डी गामा, जो केरल के कालीकट तट पे 1498 में आए थे। और वास्को डी गामा दूसरे बार भारत आए थे 1502 ईस्वी में। ठीक है। और पहली बार पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया था 1503 में। ठीक है। और इसका पहला गवर्नर जो बना था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पहला गवर्नर बना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो 1664 में आया था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आया था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करें तो 1731 में आया था। आपको बता दें कि पहला वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक कहेगा तो हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है। और अल्बुकर्क ने ही गोवा को 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से छीना था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, जिनमें से कौन शामिल नहीं है? तो उग्र राष्ट्रवादियों में 3 आदमी थे, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल, ये तीनों थे। लाल का मतलब हो जाएगा लाला लाजपत राय थे, और बाल का मतलब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों थे गरम दल के नेता। और एक और इसके साथ में थे अरविंद घोष। अरविंद घोष भी गरम दल के ही थे। इसके बाद आपको बता दें एमजी रनाडे के बारे में, तो एमजी रनाडे ने एक इंदु प्रकाश पत्रिका का संपादन किया था। इंदु प्रकाश पत्रिका का संपादन किया था। ये क्या था? एमजी रनाडे ने किया था इंदु प्रकाश का संपादन। इसके बाद बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, और उसके सहायक थे एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे की पत्नी थी रमाबाई रनाडे। कलकत्ता का बात करते हैं। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने, कांग्रेस का। और मराठा और केसरी का संपादन किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, जिसमें मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी था मराठी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा मराठा, और केसरी जो था वो था मराठी में। ठीक है। तो इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में ये गणेश महोत्सव को स्टार्ट किए थे। गणेश महोत्सव स्टार्ट किए थे 1893 में। और 1895 का बात करते हैं तो 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किए थे। शिवाजी महोत्सव, तो 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किए थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद घातक सिद्ध हुए थे? तो आपको बता दें 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, उसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे।
और ये इसी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 का अधिवेशन ही ऐसा था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और गर्म दल और नरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच मतभेद के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों को अलग हो गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। 17 अक्टूबर 1940 को जो है ये वर्धा के निकट पवनार ग्राम से ये स्टार्ट हुआ था। पवनार ग्राम से स्टार्ट हुआ था, जिसमें इसमें प्रथम सत्याग्रही का बात करें तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही थे इसमें विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा का बात करें तो तीसरा थे इसमें ब्रह्मदत्त। तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें पहला हो जाएगा इसका विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा था ब्रह्मदत्त। देखिएगा इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड बेवेल का। तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन के समय अगर पूछे कौन थे गवर्नर, तो शिमला सम्मेलन के समय गवर्नर थे लॉर्ड बेवेल थे शिमला सम्मेलन के समय। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का बात करें 1945 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। इस समय अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद इसी के समय में 16 अगस्त 1932 को लॉर्ड वेलिंगटन के समय में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था। और माउंटबेटन का बात करते हैं तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही कहा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो पूर्ववर्ती संस्था और सबसे प्रमुख संस्था में हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। और इस समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन इसका गवर्नर थे इस टाइम में। और लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में इसकी स्थापना मुंबई के ग्वालियर टैंक भवन में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि, प्रथम अधिवेशन में बात करें तो कुल 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे पहला अधिवेशन में। और पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक भवन में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो थे WC बनर्जी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी हो गया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे शेख अब्दुल्ला थे इसका संस्थापक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेख अब्दुल्ला इसका संस्थापक थे। और इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का बात करते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, तो इसके संस्थापक थे राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें कहा रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ऑप्शन नंबर बी का रहा है कृष्ण ने गृह विभाग के अंतर्गत अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी का रहा है इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। और ऑप्शन डी का रहा है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारतीय का भारतीयों की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा।
तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी आंसर। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका की उन्मूलन का सुझाव दिया था। दोस्तों केंद्र में द्विसदन विधायिका की बात करें तो इसका 1919 का एक्ट था, जिसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका था। और प्रांत में द्वैध शासन की बात करते हैं तो प्रांतीय द्वैध शासन भी 1919 के तहत था। और केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो उसका हो जाएगा 1935 के एक्ट के तहत केंद्र में प्रांत से द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया और इसको केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति का। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन के द्वारा इसकी नियुक्ति किया गया था। जॉन साइमन के द्वारा इसकी नियुक्ति किया गया था। और इसमें कुल सदस्य की बात करते हैं साइमन कमीशन में तो 7 सदस्य थे, जिसमें सभी के सभी आदमी कहाँ के थे, ब्रिटिश थे। ब्रिटिश होने के कारण इसमें लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। और इसी के कारण साइमन गो बैक का नारा जो है, बात ये पूछता है कभी कभी, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली। पहली बार साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था पहली बार साइमन गो बैक का नारा, ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन का बात करते हैं। भारत ये कब आया था, तो 3 फरवरी साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। चलिए इसके बाद लाहौर में लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन के विरोध में इनको जो है लाठी चार्ज किया गया था, जिसमें लाठी खाने इसके सिर पे चोट लगने से लाला लाजपत राय की बाद में चल के इनकी मृत्यु हो गई थी। और 31 दिसंबर 1928 को ये विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, जिसमें चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी ने बोले थे कि मेरे सिर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगा। ये कौन बोले थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ये को बोले थे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता है, तो इन्होंने, देखिए बात करते हैं, अगर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बोले तो उसमें हो जाएगा WC बनर्जी। ये चुनाव लड़े थे लेकिन ये जीते नहीं थे। अगर पहली बार बात करते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में चुने जाने वाले सदस्य की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि लिबरल पार्टी से थे। ये कौन पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे। तो इसके बाद लिबरल पार्टी से थे और प्रथम बार ये चुनाव लड़े थे, याद रखिएगा कौन थे, WC बनर्जी। और इसके बाद WC बनर्जी थे। चलिए इसके बाद बात करते हैं लिबरल पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लिबरल पार्टी के संस्थापक थे जॉन रसेल थे। इसके संस्थापक जॉन रसेल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारत पर हून का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था, तो भारत का प्रथम हून आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त के समय में, और स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक था ये स्कंदगुप्त। इसके बाद बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के गठन के बारे में। तो कुमारगुप्त प्रथम जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय का गठन किया था। और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो इसने कविराज की उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और बात करते हैं महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ऐहोल अभिलेख
ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख से है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। और हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इसका 2 पुस्तक है, नागानंद एक है और एक है रत्नावली। नागानंद और रत्नावली जो है पुस्तक, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। और हर्षवर्धन के दरबार में ही दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। और इसने हर्षचरित की रचना किया था। किस पुस्तक का रचना किया था? हर्षचरित्र की। इसके बाद बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय का। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। नर्मदा नदी के तट पे ये हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। इसके बाद उपनिषद के बारे में हम बात करते हैं तो उपनिषद जो है इसका मतलब होता है दर्शन। उपनिषद का दर्शन होता है। और उपनिषद का फारसी में अनुवाद अगर पूछे तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिको। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिको ने। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिको ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कठोपनिषद का। तो यम और नचिकेता के बारे में, संवाद के बारे में चर्चा किया गया है। यम और नचिकेता के संवाद के बारे में चर्चा है। संवाद के बारे में चर्चा किया गया है कठोपनिषद में। ठीक है। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से संबंधित है? तो महावस्तु जो है ये महायान शाखा से संबंधित है। और महायान शाखा का एक सबसे प्रचलित शासक था जिनका नाम कनिष्क था। और कनिष्क ने ही 78 AD में ये शक संवत की शुरुआत किया था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने ही किया था। और कनिष्क का संबंध महायान शाखा से संबंधित था। इसके बाद क्वेश्चन, महायान का मतलब होता है जो अपने फैमिली के साथ या परिवार के साथ रह करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, उसको महायान कहते हैं। और हीनयान का मतलब बौद्ध भिक्षु की तरह कहीं जंगल में या कहीं पर रह करके उपासना के तरीका से बौद्ध धर्म का पालन करता है, उसे हीनयान कहते हैं। ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। और इबादत खाना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश जो किया था ये था 1578 में सभी धर्मों को इबादत खाना में प्रवेश दिया गया था। बात करते हैं दीवान खास जो था, दीवान खास ने अकबर ने स्थापना किया था 1637 ईस्वी में दीवान खास की स्थापना किया था। जहां दीवान खास जो है ये उच्च बादशाह के उच्च अधिकारी के गोष्ठी के लिए बनाया गया था दीवान खास। और दीवान आम का बात करते हैं तो इसमें दीवान आम मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार जो है वहाँ पे जो आता था उसके लिए बनाया गया था दीवान आम। और मयूर सिंहासन जो स्थापित किया गया था वो दीवान आम में किया गया था। और दीवान आम में आम जनता से बात करने के लिए इसमें ये बनाया गया था दीवान आम। बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा का बात करते हैं तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। अकबर ने बनवाया था 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावड़ा जो थे ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। ठीक है। अकबर ने तानसेन को ही कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है ये अकबर ने तानसेन को दिया था, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट का बात करते हैं तो ये हो जाएगा न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल पोर्ट है। ठीक है।
इसके बाद सोना का सबसे बड़ा बात करते हैं, तो सोने की सबसे बड़ी खान जो है ये है ओंटारियो कनाडा में। सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। और चांदी का बात करते हैं, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक है, चांदी का उत्पादक ये हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको है। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है देश मैक्सिको है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, तो इसमें देखेंगे देशांतर यह अक्षांश के रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 180 होती है। इसके बाद कह रहा है देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। और ऑप्शन नंबर डी का रहा है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसका ऑप्शन डी सही है क्योंकि इसकी संख्या देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 है और ये अक्षांश रेखा के समांतर नहीं है। देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और इसमें देशांतर रेखा दो अक्षांशों के मध्य की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। सभी देशांतर रेखा जो है ये एक दूसरे से ध्रुव पे आके मिल जाती है, एक दूसरे से यहाँ पे ध्रुव पे आके सभी देशांतर रेखा मिल जाती है। और सर्वाधिक दूरी का बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच में तो वो विषुवत रेखा पे जो है सबसे सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पे। और दो देशांतर रेखाओं के ये बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111.32 किलोमीटर के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है, 111.32 किलोमीटर होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ही गोड़े कहा जाता है, गोड़े। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर ए का रहा है नल्लामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। इस सबको दोस्तों सीरीज में सजाना है। तो इसमें देखिए पहले तो हो जाएगा नल्लामलाई की पहाड़ी, उसके बाद हो जाएगा जवादी की पहाड़ी, इसके बाद हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, फिर होगा अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले तो नल्लामलाई की पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो बिहार का एक ऐसी नदी है कोसी नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है और इसे बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी को। ठीक है, महानदी की बात करते हैं तो महानदी उड़ीसा में बहती है, महानदी उड़ीसा में बहती है। और दामोदर नदी का बात करते हैं, दामोदर झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है और इसे दामोदर को कहा जाता है हुगली का सहायक नदी है ये। ठीक है, हुगली का सहायक नदी दामोदर है। और पश्चिम बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। इसके दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में गंडक की बात करते हैं। तो गंडक जो है ये नेपाल से निकलती है और ये भी बिहार में प्रवेश करती है। और कोसी नदी भी बिहार का शोक नदी के नाम से। महानदी का बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मृदा में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण ये अनुर्वरक हो जाता है। और लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती के लिए जाना जाता है लेटराइट मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी का बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये कुल भारत में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत जो है ये 40% है, और ये सर्वाधिक जो है मिट्टी भारत में पाए जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी लाभदायक है। रेगूर या काली मिट्टी का बात करते हैं तो ये कपास की खेती के लिए लाभदायक है, और रेगूर मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलता है। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी देखने को मिलता है जो कपास की खेती के लिए लाभदायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी है, यह एक कण की प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर सी है, यह ऊर्जा के एक स्वरूप है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो है 19 का हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ये प्रकाश जो है कण और तरंग की तरह दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये ऊर्जा और कण की दोनों की प्रकृति की तरह व्यवहार करता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है ये, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इसमें कहा रहा है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए किण्वन। बायोगैस में जो है ये किण्वन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्ग में जब भी हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है, और इसकी त्रिज्या आकार के साथ त्रिज्या भी बढ़ेगी, और विद्युत धनात्मकता भी ये नीचे जाने पे बढ़ती है, और ऋणात्मकता की बात करते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, अगर यही बात करते हैं अगर वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो हमेशा ये इसके अपोजिट हो जाता है। अपोजिट ये होता है कि अगर हम बाएं वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इसमें जो है परमाणु का आकार क्या होता है घट जाता है, और उसके बाद जब भी और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या होता है बढ़ जाता है। इसीलिए ये याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण। और हीलियम गैस की बात करते हैं तो हीलियम गैस जो है ये 26.5% जो है ये सूरज में पाया जाता है, और CO2 वायुमंडल में पाया जाता है 0.03%। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 का रहा किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0 होती है। ठीक है, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में का रहा सर्प विषरोधी सुई किस तत्व के यौगिक है, किस तत्व का एक यौगिक है। तो ये हो जाएगा ऑरिक क्लोराइड का यूज होता है सर्प विषरोधी सुई बनाने में, इसलिए ऑरिक क्लोराइड को ऑडम से हम समझ सकते हैं ये स्वर्ण यौगिक है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑरिक क्लोराइड स्वर्ण यौगिक का प्रयोग किया जाता है सर्प विषरोधी सुई को बनाने के लिए। चलिए इसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का होता है P बराबर F/A, फोर्स बाय एरिया। तो F का हो जाता है न्यूटन और इसका हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसके बाद मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर ही कर सकते हैं। तो मीटर से 1 मीटर ख़त्म हो गया, और ये बच गया kg मीटर इन्वर्स 1 और सेकेंड इन्वर्स 2। तो इसको हम जब भी डायमेंशनल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ML इन्वर्स 1 और T इन्वर्स 2। ये इसका बीमा हो जाएगा। तो देखते हैं कौन में इसमें है, कौन ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में इस तरीका का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ML इन्वर्स 1 और T इन्वर्स 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं जैव सेल क्या है। जैव सेल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 में जैव सेल जो है ये एक कोयला है। जैव सेल कोयला का देखिए 4 प्रकार होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये 4 प्रकार होता है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है, और सर्वाधिक घटिया कोयला पीट को कहा जाता है, पीट को। और घरेलू यूज में सर्वाधिक कोयला जो है ये बिटुमिनस का यूज होता है,
बिटुमिनस का। और एक होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से इसको जाना जाता है, लिग्नाइट को। ठीक है। और सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पूछे तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है, और एंथ्रासाइट को ही सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट कोयला जो है ये मैक्सिमम जम्मू कश्मीर एरिया में मिलेगा। जम्मू कश्मीर के एरिया में एंथ्रासाइट कोयला देखने को मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की बात करते हैं इसमें, तो पेट्रोल हो जाएगा, इसमें पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच के लिए ऑक्टेन नंबर का जांच करते हैं। और एलपीजी का हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। और एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आते हैं। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न से किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध हो जाएगा सेरेब्रम से। सेरेब्रम ये अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है सेरेब्रम को, और सेरिबेलम जो है ये इसको पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस भूख प्यास का केंद्र जो है, लव घृणा आदि का केंद्र क्या कहा जाता है? ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में कुल 33 बोन्स होते हैं। 33 स्पाइनल कॉर्ड में जो है कुल 33 बोन होते हैं। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में 33 बोन्स होते हैं, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो ये हो जाएगा 28 नंबर का आंसर होगा इसका बी आंसर, ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जीवाश्म पक्षी है, और ये दिखता है पक्षी की तरह दिखता है, लेकिन ये सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं इसके पास लक्षण है। ठीक है। और एक डोडो पक्षी है जो अब विलुप्त हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन का बात करते हैं, तो कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका रेडियो एक्टिव तत्व जो है हाइड्रोजन का वो हो जाएगा ट्राइटियम अंश। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर का बात करते हैं, तो आमीटर का ये करंट मापने के यूज़ किया जाता है। जब भी विद्युत धारा का मापन का बात करें तो वो हो जाएगा आमीटर। ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार का निलंबन आपातकाल के दौरान करेगा भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान भारत का ये राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है। ठीक है। बात करते हैं संसद का, तो संसद की चर्चा किया गया है आर्टिकल 79 में, और लोकसभा का चर्चा किया गया है 81 में, और राज्यसभा का चर्चा है राज्यसभा का आर्टिकल 80 में। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। ठीक है। इसको याद करने के लिए आप सरल याद रखते हैं, 100 से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 79, 80 और 81। ठीक है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति का बात करते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति का पद के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है, और आर्टिकल 53 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया आर्टिकल 53 में। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य का बात करते हैं, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 जो है
ये लोकसभा से होते हैं, ठीक है। 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसे निकाला जा सकता है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के संसद की अनुमोदन से ही भारत के संचित निधि से पैसे निकाल सकते हैं। संचित निधि का बात करें तो संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 में दिया गया है संचित निधि के बारे में, और आकस्मिक संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 में, और 267 में जो है ये दिया है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि के बारे में आर्टिकल 267 में दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया विधि के समक्ष समता। देखिए आर्टिकल 14 में जो है ये विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का बारे में चर्चा किया गया, जिसमें विधि के समक्ष समता का बात करें तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण का बात करें तो ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और इसके बाद जापान का बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये लिया गया है जापान से, और जर्मनी से जो है ये आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है विधि के समक्ष समता, और विधियों के समान संरक्षण लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये जापान के संविधान से लिया गया है, और आपातकाल के बारे में बात करते हैं तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 35 में। 35 में क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की बात करते हैं तो संविधान संशोधन का भाग 20 में चर्चा किया गया है। भाग 18 का बात करते हैं तो इसमें आपात उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद भाग 12 की बात करते हैं तो संपत्ति वित्त संविदाएं के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 16 में बात करते हैं तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है ये भाग 16 में है, और भाग 15 में जो है वो निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में। और भाग 14 का बात करते हैं तो इसमें जो है यूपीएससी के बारे में बताया गया भाग 14 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 का रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने के लिए, ठीक है। तो इसमें का रहा है ए नंबर, भाषाओं का उल्लेख जो है ये किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दल बदल के विरोधी अधिनियम के बारे में बात करें तो 10वीं अनुसूची में, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बात करें तो 73वां संविधान संशोधन जो है इसके बारे में 11वीं अनुसूची में बात है किया गया है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया था, और पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति बनाने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे किया गया था 1957 में, और पंचायती राज को ही द्विस्तरीय समिति बनाने की सिफारिश किया गया था ये अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिश पे किया गया था। भूमि सुधार की बात करते हैं तो इसका 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित चर्चा किया गया है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा बी, 36 का बी हो जाएगा, ए का 2, 2 का 1, और सी का 4 और डी का 3, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1833 का बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले का अध्यक्षता में 1833 के अधिनियम में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था, ठीक है, 1834 में। और चार्टर एक्ट बात करें तो 1833 का चार्टर एक्ट था, और 1834 में लॉर्ड मैकाले ने इसका गठन किया था। इसके बाद बात करें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1915 के जो बॉम्बे अधिवेशन हुए थे, बॉम्बे अधिवेशन जो हुआ था उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उसका अध्यक्ष थे, और इसी में एक अंग्रेज भाग लिए थे, लॉर्ड
लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिए थे 1915 के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता का बात करें तो कौन किए थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका जो है इस अध्यक्ष थे इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित हो जाएगा गुलाबी क्रांति। उसके बाद बात करते हैं नीली क्रांति का, बात करें तो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति। लाल क्रांति का बात करते हैं तो टमाटर और मांस से हो जाएगा लाल क्रांति। और गोल्डन क्रांति का बात करते हैं तो ये हो जाएगा बागवानी से, गोल्डन क्रांति। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है IMF का और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, और ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में ही इन दोनों संस्था का स्थापना हुआ था, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसके बाद IMF का बात करते हैं तो इसका अंतिम देश जो जुड़ा था IMF में वो था अंडोरा अंतिम देश था। और IMF में अभी कुल सदस्य की बात करें तो इसमें 191 सदस्य हैं, जिसमें 191वां सदस्य बना है अंडोरा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई एक्ट जो है 1934 के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। 1935 में इसकी स्थापना हो गया और 1949 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात करते हैं एसबीआई की स्थापना, तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। 1955 में एसबीआई की स्थापना हुआ था। 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। और एक था डीआरडीओ और इसरो, डीआरडीओ और नासा की स्थापना दोनों हुआ था 1958 में। 1958 में डीआरडीओ और नासा दोनों संस्था का स्थापना हुआ था, जो कि नासा अभी अमेरिका की संस्था है। और इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः जो है ये है बी डी सावरकर का। हिंदू राष्ट्र का विचार सही है, बी डी सावरकर का होगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आय कर जो है ये कैसा कर है? प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल की बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का लोक नृत्य है, मोहिनी अट्टम। कर्नाटक की बात करते हैं तो यक्षगान इसका लोक नृत्य है, यक्षगान। और उड़ीसा का ओडिसी ये क्लासिकल डांस है, उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और केरल का मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा, हिमानी उत्तम का पड़व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पड़व का संबंध मलखम्ब से है। मलखम्ब जो है ये मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट के बारे में हम कुछ राज्यों के मार्शल आर्ट के बारे में हम बताते हैं। केरल का मार्शल आर्ट जो है एक कलाड़ी पट्टू ये है केरल का, कलाड़ी पट्टू है केरल का मार्शल आर्ट है। इसके बाद बात करते हैं सिलंबम मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का है सिलंबम। इसके बाद बात करते हैं थांगटा जो है थांगटा मणिपुर का है।
और एक है गतका। गतका, गतका मार्शल आर्ट है पंजाब का, गतका है पंजाब का। तो चलिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन चलते हैं। नीफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो नीफक आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। नीफक आंदोलन के दादू दयाल थे। इसके बाद नामदेव के बारे में बात करते हैं। तो नामदेव जो है ये मुखबानी नामक एक पुस्तक लिखा था। मुखबानी, मुखबानी नामक एक पुस्तक था जिसकी रचना किसने किया था? नामदेव ने किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं 46 में ट्रकमा का सिक्का, ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ट्रकमा सिक्का जो है ये ग्रीक ने चलाया था। ट्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। और शक की बात करते हैं तो शक राजा अपने आप को क्या बोलते थे? क्षत्रप। शक राजा अपने आप को क्षत्रप बोलते थे। और शकों के ही विजय के उपलक्ष्य में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था शकों के विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 47 का है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हर वर्ष नए जो आता है उसको कहा जाता है खादर। और पुरानी मिट्टी को जो है जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है बाढ़ का उसे कहते हैं बांगड़, बांगड़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? बांगड़ मिट्टी। और नए मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। रेगूर मिट्टी का बात करते हैं तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है वो क्या कहलाता है? तो जहाँ तापमान जो है वो तेज़ी से कम होगा वो कहलाएगा थर्मोक्लाइन। वो कहलाएगा थर्मोक्लाइन। जहाँ वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है वो कहलाएगा थर्मोक्लाइन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, बेसल मापदंड संबंधित है किससे? तो बेसल मापदंड जो है ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से बेसल मापदंड संबंधित है। और एक और समिति संबंधित है बैंकिंग से, गोईपोड़िया समिति। गोईपोड़िया समिति जो है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। और गोईपोड़िया समिति का जो है ये 1990 में इसका गठन किया गया था। बैंकिंग में क्षेत्र में ग्राहक सेवा में सुधार से संबंधित था ये गोईपोड़िया समिति। ठीक है, इसके बाद कर्ज से संबंधित समिति जो है एक था, कर्ज से संबंधित समिति एक चलैया समिति था। चलैया समिति जो है ये कर से संबंधित है। बीमा क्षेत्र से संबंधित समिति एक है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक शब्द की क्रांति का प्रयोग किया गया था अर्नोल्ड टॉयम्बी के द्वारा। अर्नोल्ड टॉयम्बी के द्वारा किया गया था इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग। बात करते हैं औद्योगिक क्रांति जो है भारत में एक 1948 में औद्योगिक नीति आया था। और इंग्लैंड में एक आया था गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो आया था, गौरवपूर्ण क्रांति आया था 1688 में। 1688 में इंग्लैंड में आया था गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मुझे पता है अच्छी लगी होगी, इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। धन्यवाद।